नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है नमस्कार एमपी के साथ। सजीव फोन इन प्रोग्राम है, यानी 8 बजे से 9 बजे तक मैं आपके साथ लाइव रहूंगी। बहुत सारी बातें करने वाली हूं, बहुत सुंदर विषय हैं जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ विशेष अतिथि भी मौजूद है। तो सबसे पहले फोन नंबर इसलिए कि शायद विषय आपको रोचक लगे और आप चर्चा करना चाहें, सवाल रखना चाहें। 0755 भोपाल का कोड है, यानी भोपाल से बाहर से अगर आप लगाना चाहें 2660049 ये हमारा लैंडलाइन नंबर है। टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी निःशुल्क सेवा 1800233040। डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। अब एक महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो गया है ना, सबसे बड़ा जो लोकतंत्र का महोत्सव जो आने वाला है मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो 17 नवंबर को हम वोटिंग करने जाएंगे मिलकर। तो छोड़ दो सारे काम, सबसे पहले मतदान। आज 7 तारीख को, और अगर हमारे पड़ोसी प्रदेश की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर यानी आज के दिन मतदान होने वाला है। तो हमको भी बहुत बढ़ चढ़कर, मतलब 100% मतदान तो करना ही होगा। ये प्रण ले लीजिए सुबह की शुरुआत में। अब दिवाली भी आने वाली है, मतलब साफ सफाई का समय शुरू हो चुका है। तो दिवाली की कुछ खास बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे देश में तो ये त्योहार धूमधाम से मनाया ही जाता है। आपको पता है विदेशों में भी दीपावली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कुकुर त्योहार की हम बात कर लेते हैं। जी हाँ, नेपाल में अगर दीपावली की हम बात करेंगे, हमारे पास फोटोग्राफ भी है कि नेपाल में जी हाँ स्वान की यानी कि कुत्तों की पूजा की जाती है। उन्हें माला पहनाकर तिलक लगाया जाता है, उनके लिए खास व्यंजन बनाए जाते हैं। नेपाल में इस प्रकाश पर्व को कुकुर तिहार पर्व कहा जाता है। अब बात करते हैं श्रीलंका की, तो भारत की तरह ही ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है और घर में मिट्टी के दिए जलाकर इसे मनाया जाता है। इस त्योहार को जगमग रोशनी की जाती है, सब साथ मिलकर खाना खाते हैं एज यूजुअल, और स्नान करके पूजा करके और इस दिन की शुरुआत करते हैं। अब फ्लोरिडा की भी बात कर लेते हैं। जब हम विदेशों का भ्रमण कर ही रहे हैं, तो इस देश में अलग तरह की दिवाली सेलिब्रेट की जाती है। आपको पता है हर साल 31 अक्टूबर और नवंबर के बीच में सैमहैन फेस्टिवल मनाया जाता है और इस दौरान खूब पटाखे जलाए जाते हैं, लेकिन इसका कोई धार्मिक संबंध नहीं है। ये एक पॉइंट नोट करने वाली है। अब चीन और ताइवान की भी बात करते चलते हैं। इस देश में दिवाली की तरह ही लैंटर्न फेस्टिवल मनाया जाता है, यानी यहाँ दिए जलाने की प्रथा नहीं है, लेकिन इस दिन लैंटर्न जलाकर हवा में उड़ाए जाते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर। मलेशिया की भी चलते चलते बात कर लेते हैं। इस देश में दिवाली को हरी दिवाली के तौर पर जाना जाता है और यहाँ लोग तेल और पानी से स्नान करते हैं और इसके बाद देवी देवताओं की पूजा करते हैं और मेले भी लगाए जाते हैं। थाईलैंड की चर्चा कर लेते हैं। इस देश में दिवाली के दिन केले की पत्तियों से सुंदर दीपक बनाया जाता है। रात में दीपकों में धूप रखकर जलाया जाता है, फिर इसे कुछ पैसों के साथ नदी में बहा दिया जाता है। इस त्योहार को क्रियोंग कहा जाता है। ऐसे ही कनाडा, फ्रांस में भी, मतलब देश भर में तो इस त्योहार को मनाया ही जाता है। भारत में अलग अलग जगहों पर इस त्योहार को अलग अलग रूप में, अगर केरल की हम बात कर लेते हैं, जी हाँ, हमारे राज्य की, हमारे प्रदेश और इससे अलग अगर बात करूं, केरल की बात कर लूं मैं, तो केरल में दिवाली का आयोजन नहीं किया जाता। ये गौर करने वाली, क्योंकि इस प्रदेश के सिर्फ कोच्चि शहर को अगर छोड़ दिया जाए, वहां तो दीपावली मनाई जाती है, लेकिन केरल के राजा महाबली की दीपावली के दिन ही मृत्यु हुई थी दरअसल, इसलिए इस त्योहार को वहाँ नहीं मनाया जाता है। और अब हम अगर बात कर लेते हैं अब नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे की। दीपावली के बाद अब हम चर्चा कर लेते हैं कुछ गंभीर विषयों पर भी। तो चूंकि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है, आज की तारीख 7 नवंबर है, हर साल इसको मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर कैंसर बड़ा जोखिम है। जी हाँ, साल दर साल कैंसर रोगियों मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में अगर बीते सालों की बात करें तो कैंसर के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पिछले साल लगभग 10 मिलियन लोगों की मृत्यु कैंसर से हुई थी। और ये क्यों मनाया जाता है, ये मैं इतिहास बताने के दौरान आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं तिथि, विचार और इतिहास के साथ। तो सबसे पहले तिथि की चर्चा कर लेते हैं। तिथि क्या कह रही है वो हम स्क्रीन पे आपको हम बता ही रहे हैं। विक्रम संवत की हम बात करेंगे 2080, कार्तिक कृष्ण पक्ष दशमी तिथि। जी हाँ, कार्तिक माह चल रहा है, 7 नवंबर 2023
साल है हमारा। आज का दिन 7 नवंबर और दिन है मंगलवार। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो, यही शुभकामनाएं। और दूरदर्शन परिवार आज के लिए, आज जिन जिन के लिए दिन खास है उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता है। चलिए बिना देर किए आज के शुभ विचार पर चलते हैं। तो क्या कहता है आज का विचार, आपको बताते हैं। विचार कुछ इस तरह है कि कसरत करना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल है कल से शुरू करेंगे इस पर विजय पाना। तो सारे बहाने छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, एक बार बॉडी क्लॉक अगर सेट हो गया, कुछ दिन परेशानी होती है। और ऐसे विशेषज्ञ बोलते हैं कि 7 दिन अगर एक नियम को आपने अपना लिया तो 8वें दिन से अपने आप नींद खुल जाएगी और आप उस नियम का पालन करने लगेंगे। चलिए अब 7 नवंबर इतिहास के पन्नों में किस तरह से दर्ज किया गया है बता देते हैं आज का इतिहास। तो इतिहास में आज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एशिया के पहले वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकटरमन, जी हाँ, जिनका 7 नवंबर 1988 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जन्म हुआ था। और प्रकाश परावर्तन के क्षेत्र में उनकी खोज के लिए रमन साहब को 1930 में भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। सीवी रमन ने जिस समय अपनी अद्भुत खोज की वो आज़ादी से पहले का कठिनाइयों से भरा दौर था और प्रयोग करने के लिए आधुनिक यंत्रों प्रयोगशालाओं का नितांत अभाव। तो आप सोचिए, इन तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया। 1862 की भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले 1858 अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी बिपिन चंद्रपाल जी का जन्म हुआ था। ये इन्हीं जो लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक के साथ उनकी तिकड़ी को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। अब 1862 अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर साहब का आज के दिन निधन हुआ था। ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों का साथ देने पर रंगून निर्वासित कर दिया था, जहां ब्रिटिश हुकूमत की हिरासत में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। 1867 रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज, जैसा कि मैंने बताया कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मैरी क्यूरी का आज के दिन जन्म हुआ। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वो पहली महिला है और ऐसी पहली शख्सियत और एकमात्र महिला जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला और उन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। 1888 भारत के महान भौतिक शास्त्री सीवी रमन साहब का जन्म हुआ, जी हाँ, जिनके मैं जिक्र शुरुआत में ही कर चुकी। 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1996 नासा ने मंगल ग्रह का लंबे समय तक अध्ययन करने के लिए रोबोटिक अंतरिक्ष यान मार्स ग्लोबल सर्वेयर को अंतरिक्ष में भेजा। 1991 की भी बात करते चलते हैं अंतिम कड़ी में कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री अमेरिका के सीनेटर जॉन ग्लेन अपनी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर धरती वापस लौटे। अधिक उम्र में अंतरिक्ष यात्रा के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को पता लगाने के लिए उन्हें 77 साल की आयु में नासा द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। अब जन्म दिवस की भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज को हम कैसे भूल सकते हैं। आज के दिन कमल हसन साहब का भी जन्म हुआ। आज के दिन किरण राव जी हाँ, आमिर खान की धर्मपत्नी की बात कर रही है, ऋतुपर्ण सेन, गुप्ता रायमा सेन और नंदिता दास, इन सभी का भी आज के दिन जन्मदिन है। तो इन सेलिब्रिटीज के साथ हमारे दूरदर्शन के सेलिब्रिटी दर्शकों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, जिनका आज जन्मदिन है या कि कोई भी एनिवर्सरी या जो भी खास दिन है उनके लिए, तो बहुत सारी शुभकामनाएं। अब हम बढ़ जाते हैं बिना देर किए विषय और विशेषज्ञ, लेकिन उसके पहले मुझे लगता है एक बार फिर से फ़ोन नंबर आपको हम याद दिला देते हैं। 0755260040, इसके अलावा 180023330040 ये टोल फ्री नंबर है। अब विषय और विशेषज्ञ, क्योंकि राष्ट्रीय हम कैंसर जागरूकता दिवस भी मना रहे हैं, तो हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। सुबह की शुरुआत में अगर कुछ ऐसी खूबसूरत पंक्तियां आपको सुना दी जाएं तो मुझे लगता है कि दिन बन जाएगा ना। बिल्कुल, कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन है आज स्टूडियो में हमारे साथ। सबसे पहले तो हम मुलाकात करते हैं हमारे मेहमान का। तो विशेष रूप से दिल्ली से हमारे भोपाल स्टूडियो में दूरदर्शन परिवार के साथ शामिल हुए हैं उपन्यासकार, जी हाँ, अविनाश मिश्र साहब की बात करेंगे। हिंदी साहित्य के युवा कवि एवं उपन्यासकार अविनाश जी, जो कि आलोचक भी हैं, संपादक भी हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भी हैं। और अविनाश जी के बारे, उनके कविता संग्रह के बारे में हम बताएंगे। हम कुछ फोटोग्राफ भी बताते चलते हैं आपको उनसे जुड़े हुए। तो अज्ञातवास की कविताएं जो 2017 में आया था और किस तरह से ये सफर आगे बढ़ा वो भी आपको बताएंगे, हम फोटोग्राफ के साथ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्वागत कर लेते हैं अविनाश जी का। बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी। अविनाश मिश्र जी,
और स्वागत के साथ धन्यवाद भी कि आपने समय निकाला। और चूंकि अविनाश जी आपकी कविता संग्रह की बात हो ही रही थी, तो पहला जो कविता संग्रह था वो अज्ञातवास की कविताएं, और इसके अलावा और क्या डिटेल है वो मैं आपसे चर्चा करूंगी 2 पंक्तियों के साथ। लेकिन हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ी हुई स्टूडियो में, डॉक्टर मालती भोजवानी जी। इनको कौन नहीं जानता, प्रदेश की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ तो हैं ही, और ये डायरेक्टर भी हैं मैम। इनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि आज हम जो चर्चा करने वाले हैं महिलाओं से जुड़ी हुई समस्या पर बात करेंगे। चूंकि कैंसर जागरूकता दिवस की हम बात कर रहे थे, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भारत में सबसे ज़्यादा मृत्यु महिलाओं की कैंसर की वजह से होती है। तो जागरूकता बेहद ज़रूरी है ताकि समय रहते हमें इसका भान हो जाए और हम जल्दी ही चिकित्सक के पास पहुँच जाएँ, इलाज उपचार मिल जाए और शायद बीमारी बढ़ने से रुक जाए, शायद काल के गाल में समाने से बच जाए एक महिला। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो शुरुआत कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैम आपसे ही कर लेते हैं। हम इस महत्वपूर्ण दिवस को मना रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, तो क्या कहना चाहेंगी कि हम इतने लंबे समय से इस दिवस को मना रहे हैं, उसकी शुरुआत जब हुई थी तो शुरुआत से ही चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से हमने इसके बारे में सोचा। 2014 में इस राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की शुरुआत हुई थी, और उसके पीछे विचार ये था कि हमारी महिलाएं बहुत ही अपने बारे में बात करने से बहुत ही झिझकती है, वो खुल के बात नहीं कर पाती है, और कैंसर के बारे में जानना, उससे लक्षणों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कैंसर एक बहुत ही घातक बीमारी है, और विश्व में ये पाया गया है कि सबसे ज़्यादा मृत्यु भारत में होती है, क्योंकि कैंसर के बारे में जागरूकता नहीं है। इसलिए कैंसर को बिल्कुल ही शुरुआती दौर में, प्रारंभिक अवस्था में उसको डायग्नोस करके, उसके बारे में जान के यदि हम उसका इलाज करते हैं तो करीब करीब 50 से 60% मरीज़ इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं और अपनी मृत्यु को मात दे सकते हैं। इसी कारण इसी दिवस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता क्रिएट करें या अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाएं और सभी को लक्षणों के बारे में बताएं, ताकि जल्दी से जल्दी इसका निदान हो और जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट हो। ट्रीटमेंट में भी ये कहा जाता है कि यदि कैंसर को प्रारंभिक अवस्था में डायग्नोस करके हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके परिणाम बहुत ही अच्छे होते हैं। पेशेंट जटिल प्रक्रियाओं से बच जाता है और काफ़ी केसेस में कैंसर मुक्त हो सकता है। इसीलिए इस दिवस की बहुत ज़्यादा महत्वता है। बिल्कुल सही मैम। हम जानेंगे आगे चलकर बातचीत के दौरान कि कितने प्रकार के कैंसर हैं, और बाकी की चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अविनाश जी का मैंने जिक्र किया था, जैसे मैम ने कहा कैंसर की जागरूकता, जब वो जानकारी दे रही थी तो एक बात याद आ गई कि रहने पर नहीं, ना रहने पर याद आता है रहना, है ना। तो किसी के चले जाने के पहले ही उनको याद कर लेते हैं। और ये पंक्तियाँ मेरी नहीं है ना, मैंने कहीं से उठाई हैं, ये चुराई हैं मैंने अविनाश मिश्र जी की कविताओं से, और उनके कलम ये चली थी इस लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी। क्या कहना चाहेंगे आप? रहने पर नहीं, ना रहने पर याद आता है, ऐसी कितनी सारी पंक्तियाँ हैं। जब मैंने पढ़ा तो कितनी गहराई से आप लिखते हैं। गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन हिंदी पर इतनी अच्छी पकड़, शायद क्या उसकी झलक? गाज़ियाबाद हिंदी भाषी प्रदेशी है, और हमारी शुरुआती शिक्षा कानपुर में हुई, तो खड़ी बोली का जो इलाका है वहीं पे बचपन गुजरा है। हिंदी की ही पढ़ाई की है, हिंदी में ही काम कर रहे हैं, तो हिंदी पर अधिकार है। बिल्कुल से अलग तरह की लेखनी के लिए जाने जाते हैं बहुत सारे लोगों की। अगर मैं बात करूं, उन्होंने कहा वर्षा काल। सबसे पहले मैं दर्शकों को बता देती हूँ, उपन्यास की श्रृंखला में नया उपन्यास अविनाश जी का आया है, वर्षावास। वर्षा काल नहीं, वर्षावास, माफ कीजिएगा। तो उसको लेकर काफ़ी चर्चाओं में है अविनाश जी, और कई बड़े बड़े साहित्यकार, कथाकारों ने उनके बारे में लिखा है। सबसे बेहतरीन प्रतिक्रिया वर्षावास को लेकर कौन सी आई थी आप, जिसका जिक्र करना अभी तक नहीं आई है। अच्छा। मतलब लोग शायद उसको पठनीय रूप से जटिल मान रहे हैं थोड़ा। हाँ। तो एक टिप्पणियाँ आई हैं, वो प्रेम पूर्वक टिप्पणियाँ हैं, निंदात्मक भी हैं, लेकिन अभी समग्र आलोचना जैसा या जिसको बहुत डूब कर लिखा जाए, अभी तक इंतजार शायद अभी आया ही है, तो शायद लोग पढ़ ही रहे हैं। तो जब पाठ मुकम्मल होगा तो शायद अच्छे ढंग से लोग बताएंगे उसमें क्या कमियां हैं या क्या अच्छाई है। तो शुरुआत में कुछ शुरू हो जाए पंक्तियों के साथ। जी, मैं शुरुआत से जुड़ी हुई कविता आपको सुनाऊंगा। बिल्कुल, प्लीज।
चूँकि कैंसर जागरूकता सप्ताह की बात कर रही थी मैम, और जी। सच में इस विषय में जागरूक होना चाहिए और एक अच्छा कॉज है। तो एक कविता मैंने लिखी थी जिसका शीर्षक है अच्छे के लिए। अच्छे के लिए। कविता की पहली पंक्ति अच्छी लगती है, हम्म, सोकर उठी स्त्री अच्छी लगती है, उठते हुए शटर अच्छे लगते हैं, स्टार्ट होते हुए ट्रक अच्छे लगते हैं, चप्पलों में घुसते हुए पैर अच्छे लगते हैं, जब भी कहीं कोई चल पड़ता है अच्छे के लिए अच्छा लगता है। बिल्कुल, कितनी खूबसूरत। आप इतनी आसान भाषा में इतनी गहरी बात कह जाती है। मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने जब थोड़ा पढ़ा आपके बारे में तो समझ में आया। वर्षावास में ना बहुत सारे किरदार हैं, बहुत सारे किरदार हैं, और हर किरदार अपनी एक कहानी कहता है। उसको लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं जो मैं समझ पाई थी, उस पर मैं चर्चा करूंगी, लेकिन उसके पहले वापस मालती जी पर आ जी, जाती, जी, क्योंकि बिल्कुल। मुझे दोनों से ही चर्चाओं को बराबरी से जारी रखना पड़ेगा। जी। मालती में जिस तरह से मैं प्रकार की बात कर रही थी, कैंसर के प्रकार, महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सवाल रख लेती हूँ, तो कितने प्रकार के कैंसर महिलाओं में देखे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा कौन सा कैंसर है जो जिसकी चपेट में महिलाएं आ जाती हैं? बिल्कुल, जो सबसे ज़्यादा कैंसर है महिलाओं में से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर है, गर्भाशय का कैंसर है, और उनकी गर्भाशय की ग्रीवा जिसे हम सर्विक्स कहते हैं उसका कैंसर है। साथ में ओवरीज का कैंसर भी हो सकता है, ओवरीज मतलब अंडेदानी है, और फैलोपियन ट्यूब्स होती है जिसे अंडनलिकाएं कहते हैं, उनका कैंसर भी हो सकता है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है, और हम सभी जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन है और बहुत ही अच्छी तरह से क्योर हो सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कैंसर या बहुत ही आम पाया जाने वाला कैंसर है वो सर्वाइकल कैंसर है, और उसके बाद आता है यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, फैलोपियन ट्यूब्स का जो कैंसर है वो हालांकि बहुत ही रेयरली पाया जाता है, और साथ में नीचे का जो वजाइना और वल्वल कैंसर्स भी पाए जाते हैं। इस तरीके से जो महिला की प्रजनन अंग है, इन सब में ये सारे कैंसर्स पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाले कैंसर्स हैं वो सर्वाइकल कैंसर्स हैं और ब्रेस्ट कैंसर हैं। तो हमें उनके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, और आगे किस तरह से वो मैं पूछूंगी जैसे आपसे। लक्षणों के बारे में हम बताएं तो कभी कभी ग्रामीण परिवेश में महिलाएं बहुत झिझकती है कि सफ़ेद पानी हो रहा है, या फिर मेनोपॉज के बाद भी उनको ब्लीडिंग हो जाती है, पेट में सतत कोई दर्द बना रहता है जो कि दवाइयों से ठीक नहीं होता है, और इस तरीके की जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग्स होती है, जैसे ब्रेस्ट है उसमें कोई गुठली पाई जाती है तो महिला उसको ध्यान नहीं मैं इस पे ना सेल्फ एग्जामिन के बारे में जरूर सवाल रखने वाली हूँ, हाँ। लेकिन हमारे साथ एक और चिकित्सक जुड़ चुकी है, वो भी जाना पहचाना नाम है, शायद आपके मित्र की कैटेगरी में हो सकती है। डॉक्टर विनीता रामनानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे स्टूडियो में तो आती ही रहती है। डॉक्टर है। यस मैम, बहुत बहुत स्वागत है नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीता रामनानी जी आपका। नमस्कार मैम, पहले तो ये बता दीजिए मुझे कि अभी साफ सफाई चल रही है दिवाली की, और इस दिवाली की सफाई में धूल उड़ती है, बहुत सारे लोगों को एलर्जी की समस्या होती है, उनमें से एक मैं भी हूँ मैम। तो कैसे बचा जा सकता है, और ऐसा ना हो कोई गंभीर बीमारी घर घर जाए, क्योंकि आंखें बहुत सेंसिटिव मामला होता है। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि आंखें बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उसमें जरा सा एक छोटा सा तिनका या डस्ट भी चली जाती है तो आंखों से पेन, रेडनेस, वाटरिंग होने लगती है, और जैसा कि आपने बोला ये एलर्जिक होता है, मतलब हमको धूल मिट्टी धुएं से या सूरज की किरणों से प्रॉब्लम होती है, और उससे बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम धूल मिट्टी धुएं से आंखों को बचाएं, यानी कि गॉगल्स का इस्तेमाल करें, आंखों को पानी से धोएं, और अगर आंख में कुछ चला गया है, गड़ रहा है या आंख लाल हो रही है तो खुद स्वयं उसको निकालने का प्रयास न करें, और लाल होने पर या कोई भी आंखों की प्रॉब्लम होने पर तुरंत नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें। बिल्कुल, और मौसम बदलने के साथ होने वाली परेशानियों को लेकर आप क्या कहेंगी? जी, मौसम बदलने से भी आंखों में एलर्जी होती है और उसकी वजह से आंखें सूजने लगती है और आंखों में खुजली होती है।
तो कई बार जिन लोगों को सर्दी खांसी जुकाम होता है उनको भी आंखों में एलर्जी होती है, क्योंकि ये जो एलर्जिक टेंडेंसीज हैं वो कॉमन होती है। जिनको सर्दी खांसी जुकाम है उनको आंखों में भी इरिटेशन और एलर्जी होती है। और इसमें सबसे अच्छा यही है कि अपने खाने पीने सोने का ध्यान रखें। अभी मोबाइल के युग में हम लोग एक्सेसिव डिजिटल यूज कर रहे हैं, तो कई बार ये एक्सेसिव डिजिटल यूज से आपकी जो एलर्जी की प्रॉब्लम्स हैं या जो आपकी आंखों की ड्राइनेस या शुष्कता है वो भी बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए इन डिजिटल गैजेट्स को कम यूज करें, स्पेशली अंधेरे कमरे में ये सारे डिजिटल गैजेट्स नहीं इस्तेमाल करें और बीच बीच में ब्रेक लें। बिल्कुल मैम, छोटे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल और रख लेती हूँ, आपका समय बहुत कीमती है। ये बिल्कुल सही आपने बोला कि छोटे बच्चों को, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम उतना डेवलप नहीं होता है, तो उनको एलर्जी की टेंडेंसी ज्यादा होती है और बच्चे कई बार बाहर धूल मिट्टी धुएं में बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है। स्पेशली 12 साल से छोटे बच्चों को रिकरेंट एलर्जी यानी बार बार सर्दी खांसी जुकाम होना और आंखों में एलर्जी यानी पेन, रेडनेस, वाटरिंग और ईचिंग होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। तो ऐसे में बच्चों को मल्टीविटामिन सिरप देना, उनके खाने का ध्यान रखना और उनको अगर चश्मा लगा है तो वो चश्मा लगाना, नहीं तो गॉगल्स लगाना है। और एक चीज में बहुत बोलना चाहूंगी कि हम बच्चों की आई टेस्ट रूटीन में नहीं कराते हैं, तो 5 साल के बाद हमको हमारे बच्चों की एक रूटीन सालाना आई टेस्ट कराना चाहिए। और इसमें चश्मे का बहुत बड़ा योगदान है, न केवल प्रोटेक्शन के लिए बल्कि नजर बचाने के लिए भी और बाकी आंखों की प्रॉब्लम्स को भी डिटेक्ट करने के लिए सालाना जांच की जरूरत। जी मैम, पटाखों का धुआं, अब वो समय आ ही रहा है कि पटाखे चलाएंगे और प्रदूषण फैलना है। जी बिल्कुल, ये जो प्रदूषण है, आज के ही समाचारों में था कि दिल्ली में प्रदूषण 7 से 8 गुना टॉक्सिक लेवल के ऊपर है। तो ये कहीं ना कहीं ठंड में टेम्परेचर कम होने से जो हमारे सस्पेंडेड एलर्जेंस या हमारे जो पोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो नीचे तक आ जाते हैं। तो जब वो नीचे तक आ जाते हैं तो वो हमारी अप्रोच में रहते हैं। अदरवाइज गर्मियों में वो सब हाई टेम्परेचर होने से ऊपर रहते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि हम पटाखों को थोड़ा सा केयरफुली जलाएं और सिर्फ एक शगुन के लिए चाहे तो हम दिया या एक छोटी सी फुलझड़ी जला के भी कर सकते हैं। बहुत नॉइस वाले पटाखे या जो बिल्कुल तीर जैसे पटाखे करते हैं उससे आई इंजरीज बहुत ज्यादा होती है। तो जैसा कि आपने कहा कि प्रदूषण, डेफिनेटली प्रदूषण बिल्कुल मैम, आपकी एलर्जी होती है, लेकिन आई इंजरीज भी पटाखों से बहुत। बिल्कुल, आपकी इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखा जाएगा मैम। हर बार हमारे चिकित्सा हमको सलाह देते हैं लेकिन हर बार दिमाग से बात निकल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये अनुरोध हमारे सभी दर्शकों से कि विनीता मैम ने जो जानकारी दी है उसका ध्यान रखा जाए। अविनाश जी, जब कथाएं कम होती जा रही थी, आप तब की पैदाइश है, कुछ ऐसा भी लिखते हैं आप, लेकिन आपकी लेखनी से तो ऐसा लगता नहीं है। तो क्या परिवार में दादी, मौसी, नानी, ये भी जिक्र आपने किया हुआ है, क्या है उसका? कथाएं मतलब जैसे पहले दादियाँ कथाएं सुनाती थी बच्चों को, मम्मी, अब वो कम हो गया है। मतलब वो कल्चर थोड़ा सा नष्ट हुआ है, उसकी तरफ एक इशारा था कि अब कहानी सुनाकर बच्चों को नहीं रखा जाता रात में और किसी तरीके के मोबाइल पकड़ा दिया जाता है या यूट्यूब का, उससे नींद आ जाती है बच्चों को। डिजिटल, जैसा कि भी इशारा भी कर रही थी विनीता जी, तो वो डिजिटल हम लोग फोकस हो गए हैं उस तरफ। और जो एक मानवीय संसर्ग था, व्यक्ति से व्यक्ति का, माँ से बच्चे का जुड़ाव, वो थोड़ा कम हुआ है और उसका उस पर तकनीक का निवेश हो गया है। इसका मेरा इस तरफ इशारा था। तो जब आप कहानियाँ नहीं सुनाएंगे तो कहानियाँ रची कैसे जाएंगी, इस तरफ एक संकेत था उसमें। और कहानियाँ कम होती जा रही हैं क्योंकि हिंदी का जो केंद्रीय फिक्शन का संसार है उसमें लंबी कहानियाँ ज़्यादा लिखी गई हैं 10-20 सालों में, 30 सालों में, और उपन्यास कम लिखे गए हैं। और उपन्यासों का एक अकाल दिखा है और उपन्यास विधा का एक संकट भी दिखा है कि लंबी कहानियों में जब हमारे बड़े कथाकारों ने अपने को निवेश किया तो उपन्यास विधा का जो उत्कर्ष प्रेमचंद के यहाँ, जैनेंद्र के यहाँ, यशपाल के यहाँ दिखता है वो हमें अभी नए रचनाकारों में नहीं दिखता है। लंबी कहानी की केंद्रिता रही है। इस तरफ एक इशारा था कि मेरी भाषा में लंबी कहानियाँ बहुत सारी हैं, उपन्यास कम हैं। वो उपन्यास जो 500 पेज के, 600 पेज के होते थे
जिनको आप एक हफ्ते में पढ़ते थे, बुक मार्क लगा लगा कर पढ़ते थे, सीने पर रख रख कर पढ़ते थे, सिरहाने रख लेते थे, और एक जर्नी उनके साथ आपकी रहती थी। ख़त्म हो जाने पर दुख होता था कि हम किसी के साथ, हमारा एक रिश्ता बन गया था किरदारों के साथ, वो रिलेशन ख़त्म हुआ है। क्योंकि जब कहानियाँ 20-25 पेज की हैं तो अगर आप अच्छे पाठक हैं तो 1 या 2 सिटिंग में उनसे गुजर सकते हैं। तो किताब के साथ रिलेशन तब बनेगा ना जब आप किसी किताब के साथ देर तक रहेंगे। जैसे हमारे महाकाव्य थे, महाभारत, रामायण, उनके साथ एक रिश्ता हमारा इसीलिए है ना क्योंकि वो विराट हैं, उनके किरदारों में एक विराटता है। तो उस तरफ मेरा इशारा था कि हम महाकाव्यात्मकता कम हुई है हमारे आप साहित्य में। जिस तरफ ध्यान दिला रहे हैं उससे मुझे एक साहित्यकार ने जो आपके उपन्यास को पढ़ते वक्त लिखा, वर्षावास को कि वो प्रति उपन्यास की कैटेगरी है, उपन्यास नहीं कहा जा सकता। ऐसी बहुत सारी प्रतिक्रियाओं में एक प्रतिक्रिया जब मैंने ये पढ़ी तो मेरी इच्छा हुई आपसे ये सवाल पूछने की, ऐसा क्यों लिखा होगा प्रति उपन्यास, उप उपन्यास, वो पूरी तरह से उपन्यास वर्षावास को नहीं कहा जा सकता, उनका कहना था, स्टेटमेंट। वो शायद जो उसमें एक किस्म की नवाचारता है या जो प्रयोगशीलता है, इस तरफ उनका इशारा है। लीनियर नैरेटिव नहीं है, जैसे एक रानी थी एक राजा था, इस तरह का लीनियर नैरेटिव नहीं है। और किताब के अंदर एक किताब है, तो एक मेटा फिक्सन, जिसको हमारी जो मॉडर्न फिक्सन है दुनिया भर का, उसमें एक मेटा फिक्सन की टेक्निक है, जिसमें मिलान कुंदेरा, जिनका भी इसी वर्ष निधन हुआ, वो मेटा फिक्सन के उस्ताद थे। तो वो उसमें कई सारी फिक्सन की टेक्निक्स होती हैं, फ्लैशबैक होता है, मोन्ताज होता है, कहानी के अंदर कहानी होती है, किरदार के अंदर किरदार होते हैं, किताब के भीतर की भी दुनिया है, किताब के बाहर की भी दुनिया है। तो इन सारी फिक्सन की टेक्निक्स का मैंने प्रयोग किया है। तो उपन्यास का जो परंपरागत ढांचा था उससे वो थोड़ा विपरीत पड़ता है, इसलिए कृष्ण कल्पित जी की टिप्पणी है जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, हमारे वरिष्ठ कवि लेखक हैं, तो उन्होंने उसको पढ़ते हुए, तो मैं इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह ले रहा हूँ, न कि आलोचना की तरह। क्योंकि जब बहुत सारा औपन्यासिक ढांचा एक रूढ़ फॉर्मेट में बंधा हुआ है, तो कुछ तोड़फोड़ अगर की गई है तो उसको उपन्यास या प्रति उपन्यास का है कहना, मैं मानता हूँ मेरी प्रशंसा है, वो निंदा नहीं है। बिल्कुल। अब आपकी कविता को पढ़ने का अनुरोध मैं एक सवाल के बाद करूंगी, मालती मैम के पास जाती। मालती मैम, सेल्फ एग्जामिन की मैं बात कर रही थी, जिस श्रृंखला में आप जानकारी दे रही थी। बिल्कुल, सभी महिलाओं को हम ये सलाह देना चाहते हैं कि वो अपने स्तन या तो ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करे, मतलब खुद ब खुद उसका परीक्षण करे कि उसमें कोई छोटी सी छोटी गुठली, क्योंकि महिला अपने शरीर के बारे में बहुत ज़्यादा जानती है, उसको सब पता है कि उसमें क्या बदलाव आ रहा है, गुठली कितनी छोटी है। वो अपने ब्रेस्ट को नहाने के दौरान या तो मिरर के सामने परीक्षण करके बिल्कुल ये पता लगा सकती है कि ब्रेस्ट में क्या बदलाव है, उसमें कोई छोटी सी गुठली है, उसमें कोई दर्द है, या तो ब्रेस्ट का कोई शेप अलग हो गया है, या निप्पल्स पे कुछ और तकलीफ़ है, या उनका खिंचाव है। इस तरीके के जो भी कुछ बदलाव उसको नज़र में आते हैं तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। वो अपने डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी पहुँचें और अपना परीक्षण करवाएं, और डॉक्टर की सलाह से ब्रेस्ट कैंसर का जो डायग्नोसिस होता है प्रारंभिक अवस्था में, वो शुरू में अल्ट्रासाउंड के माध्यम से होता है। सोनोग्राफी एक बहुत ही आसान प्रक्रिया या आसानी से किया जाने वाला टेस्ट है, जिसे हम हर गली मोहल्ले में, या हम कहेंगे बहुत ही सामान्य रूप से पाया जाता है, ग्रामीण परिवेश में भी पाया जाता है। लेकिन इसके बाद यदि कुछ भी डायग्नोसिस होता है तो उसके जो आगे वाले टेस्ट हैं, जैसे मैमोग्राफी करना है, उसकी छोटी सी बायोप्सी करना है, उसमें सुई डाल के पानी निकाल के उसकी जांच करनी है, जिसे हम साइटोलॉजी जांच करते हैं। इस तरह से हम बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में यदि ब्रेस्ट की जो गठान है, छोटी सी गठान है, यदि हम उसका निदान कर पाते हैं कि ये कैंसर का प्रारंभिक स्तर है, तो करीब करीब 70-80% महिलाओं में ये कैंसर क्योरेबल, मतलब हमेशा के लिए ठीक हो जाने वाला जो बीमारी है वो हो जाती है, और उसके लिए जो ट्रीटमेंट की जटिल प्रक्रियाओं से भी महिलाओं को नहीं गुजरना पड़ता है। इसी कारण इसी का महत्व है कि हम जल्दी से जल्दी इसको पकड़ें और जल्दी से जल्दी इलाज करें, बनिस्पत ये सोच के ना रहे कि बस हमारा ये कुछ भी नहीं है, ये तो ठीक हो जाएगा, और उसके बारे में झिझके ना, इसके बारे में बिल्कुल शर्माए ना, खुल के बात करें। ये है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में। इसी तरह से दूसरे कैंसर्स हैं, जैसे माहवारी के अनियमित होना, या तो सब जैसे मेनोपॉज के बाद सफ़ेद पानी आना, बदबूदार पानी आना, ब्लड आना, पेट में दर्द होना,
सो महिलाओं को खुल के आगे आना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ जो है, सुविधाएं हैं, वो अपने को उपलब्ध है, तो बिल्कुल उनका सही। फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल सही। स्त्री की चर्चा हो रही है, उसकी सेहत पर हम बात कर लेते हैं, कर ही रहे हैं मैम के साथ। तो अविनाश जी, आपने भी स्त्रियों पर बहुत देखा और वर्षावास का मुख्य किरदार ही स्त्री ही है, बिल्कुल सक्षम सशक्त स्त्री जो शायद एक लड़ाई सी लड़ रही है। मैंने जी। उपन्यास पढ़ा भले ही ना हो, लेकिन उसके मुख्य बिंदु जरूर पढ़े हुए हैं। तो सवाल किरदार पर जो कि मैं छूट चुका था पिछले उसमें, वो जानने से पहले सुन लेती हूँ एक खूबसूरत सी कविता। खूबसूरत तो पता नहीं कितनी है लेकिन मैं सुना देता हूँ। जी जरूर। एक कविता है, चूँकि आप उपन्यास की बात कर रही हैं लगातार, हाँ, तो हाँ। कविता का शीर्षक है गद्य में, हाँ। प्रोज में, इस्तीफे लिखते हुए भी अगर कोई सुंदर वाक्य संभव हुआ हम्म, तो सुख हुआ। शोक संदेशों में भी जब चले आए कुछ चमकते हुए वाक्य तो चकित हुआ। अनुबंधों संबंधों को तोड़ते हुए भी खोज रही वाक्य विन्यास की। अतिरिक्त जिम्मेदारी से हटाया अतिरिक्तताओं को, क्योंकि अच्छा गद्य ही हमारा पुरस्कार है। बिल्कुल सही, कितनी खूबसूरत। छंद लिखना और ये स्वच्छंद, इसको कौन सी कैटेगरी कहेंगे? ये मुक्त छंद है, मुक्त छंद। इसमें लय है लेकिन तुक नहीं है, राइम नहीं है, बिल्कुल। लेकिन एक लय है। बिल्कुल। ये जब मॉडर्न पोएट्री यही है, समकालीन कविता हमारी। समकालीन कविता के अंतर्गत आते। एक बात जो मैं आप ही के लिखे हुए से उठा लेती हूँ कि ऐसा क्या पहले नहीं लिखा गया जो अब लिखा जाएगा, ये भी एक वाक्य सुनने में आया था। जी। तो क्या वाकई ये एक चुनौती होती है कथाकार के सामने, कवि के सामने, मतलब लेखक के सामने, कि ऐसा मैं क्या लिख दूं जो पहले नहीं लिखा गया होगा? नहीं, चुनौती तो देखिए हर व्यक्ति के सामने है कि जो जीवन हमें मिला है हम उसको और बेहतर कैसे बनाएं। मुक्तिबोध हमारे बहुत बड़े कवि हैं, उनकी लाइन है, जो है उससे बेहतर चाहिए, सारी दुनिया को साफ करने के लिए एक बेहतर चाहिए। तो ये हमारा जो कमिटमेंट होता है अपने मिले हुए समाज को कि हम उसको बेहतर बनाएं। तो वो कविता या कहानी लिखने वाले का ही नहीं, हम किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, जो समाज हमें मिला है हम उससे बेहतर समाज देकर जाएं, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो जब ये बेचैनी आपके अंदर होती है तो एक तोड़फोड़ आप करना चाहते हैं कि हमारा दिन कल से बेहतर कैसे हो, हमारा समाज, हमारा नगर, हमारा मोहल्ला, हमारा परिवार बेहतर कैसे हो। दरअसल हम बेहतरी की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो उस तरफ ही इशारा होता है। तो जब आप कोई भी काम बेहतरी के लिए करेंगे तो तोड़फोड़ करनी पड़ेगी आपको, आप यथास्थितिवादी नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए एक विरोध भी दिखता है चीज़ों को लेकर, कवियों के यहाँ, लेखकों के यहाँ, एक्टिविस्टों के यहाँ। जो एक समग्रता जीवन की बनती है वो दे दिए गए को नकार कर बनती है, और उस दे दिए गए स्वरूप से बेहतर करने से बनती है। तो यही हर कला का भी काम है और हमारा जीवन का भी उद्देश्य ये होता है। इसलिए वो आपको लिखता है कि इतनी बेचैनी है नए के लिए, नया ही तो सब कुछ है, हर दिन कितना नया है, लेकिन उसमें जो एक मिली हुई परंपरा है, जैसे वही सूरज है, वही चांद है, वही नेचर है, लेकिन फिर भी हर दिन कितना नया रहता है। तो उसी तरह की बात है कि हमें मिला हुआ सारा साहित्य है, लेकिन इसी में से हमें एक नया दिन क्रिएट करना है, नई रोशनी पैदा करनी है। हमारे आम बोलचाल की भाषा में अगर कहें कि बस नज़रिए का फर्क जी, हो जी, जाता है, नज़र तो बिल्कुल। सबके पास होती है। मैम, ये भी समस्या देखने को मिलती कई बार कि जो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस महिलाएं हैं, जो बहुत अपने आप को अपना ध्यान रखती हैं, क्या उनमें भी कैंसर के लक्षण देखे जा सकते हैं जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी है? बिल्कुल, कैंसर का ऐसे कोई रूल नहीं है, लेकिन ये पाया गया है कि जिन महिलाओं को बच्चे नहीं हुए हैं, जो अनमैरिड्स हैं, जिनके आनुवांशिक हिस्ट्री है, आनुवांशिक हिस्ट्री का मतलब है कि यदि उनकी मम्मी को कैंसर हो चुका है, यदि उनके किसी मौसी, किसी सिस्टर्स को कैंसर हो चुका है, फैमिली में किसी को भी कैंसर हो चुका है, तो उन लोग को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मतलब कुल मिला के लाइफस्टाइल तो एक अपने आप में एक शरीर के सारे कैंसरों के अगेंस्ट में एक प्रोटेक्शन बैरियर है। मतलब कि हम अच्छा खान पान कर ले रहे हैं, हम स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, कोई शराब का सेवन नहीं कर रहे हैं, हम अच्छी मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं, और साथ में हमारे शरीर का वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। ये जो सारे लाइफस्टाइल इश्यूज़ हैं उसके हमारे शरीर के दूसरे भागों में भी कैंसर होता है, जैसे ब्रेन का होता है, पेट का कैंसर होता है, कोलोन का कैंसर है, रेक्टल कैंसर्स हैं, प्रोस्टेट कैंसर्स हैं जैसे मेल्स में होता है। सो शरीर के किसी भी भाग का कैंसर होता है, लेकिन इन सब से भी जैसे ब्लड कैंसर है,
उसी से बचने के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खान पान और ये सब चीज़ों के अलावा कुछ अनुवांशिक हिस्ट्रियाँ और फैमिली में हो जाना, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ों को हमें लेके चलना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके परिवार में किसको हुआ है, तो आप समय रहते समय पर चिकित्सक के पास जा सकते हैं। इसको स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट है कि हमें कुछ बीमारी नहीं है, हमें कुछ लक्षण नहीं है, तो भी ये एडवाइस किया जाता है कि हर एक महिला को 35 साल के बाद या जिनके फैमिली हिस्ट्री है उनको और भी जल्दी से अपनी सोनोग्राफी, मेमोग्राफी टेस्ट करने चाहिए, अपने पेप्समियर्स करने चाहिए, जो गर्भाशय के कैंसर के लिए एक बहुत ही ज़रूरी डायग्नोस्टिक टूल है, जिसके भरोसे अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो सर्वाइकल कैंसर की जो इंसिडेंस है या उसकी जो होने की है वो करीब करीब ना के बराबर हो गई है। और कुछ सालों में वेस्टर्न कंट्रीज़ या डेवलप कंट्रीज़ है वो अपने महिलाओं को उस कैंसर से मुक्त भी कर सकते हैं ये स्क्रीनिंग टूल के माध्यम से, कि अपने रेगुलर बॉडी चेकअप्स करवाएं, अपने ज़रूरत है तो सोनोग्राफी करवाएं, अपने लक्षणों पे ध्यान दें। जैसे किसी का वजन ही गिर रहा है, समझ में नहीं आ रहा, बुखार ठीक नहीं हो रहा है, दर्द ठीक नहीं हो रहा है, कोई छाला मुंह में है, किसी के मुंह में छाला है वो भर ही नहीं रहा है, बार बार ट्रीटमेंट करने के बाद भी, तो ऐसे सारे केसेस में कुछ बायोप्सी टेस्ट या स्क्रीनिंग टेस्ट है, उनकी हेल्प लेके हमको कैंसर को बिल्कुल ही अर्ली स्टेज में या बिल्कुल, अगर मैं जागरूकता की बात करूं तो चलिए शहरों में तो फिर भी इस तरह के अभियानों से जुड़ जाती है महिलाएं, अपडेटेड रहती हैं सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अभी भी इस चीज़ को लेकर शायद उतनी जागरूकता उस क्षेत्र में नहीं है ग्रामीणों में। बिल्कुल, ग्रामीण महिलाएं एक तो उनका ध्यान नहीं दिया जाता, यदि वो कुछ शिकायत भी करती है तो घर के मेंबर शायद खूब अच्छे से अटेंशन नहीं दे पाते हैं और उसके साथ वो कभी कभी झिझकती है। लेकिन अब ग्रामीण परिवेश में भी महिलाओं को जैसे सिस्टर नर्सिस रहती है या कुछ महिला मीटिंग्स होती है, कैंप्स होते हैं जो कि हम लोग शहर से जाके वहाँ कैंप्स अरेंज करते हैं, उनकी जांचें करते हैं और उनको खान पान के बारे में सलाह देते हैं। इस तरह की चीज़ों से डेफिनेटली थोड़ा, जैसे सोनोग्राफी के लिए मैंने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में भी देखा है कि डॉक्टर जल्दी से आप सोनोग्राफी करो ऐसे, हालांकि उनको भी मीडिया से वो भी जुड़ी हुई है, वो भी टीवी देखती है, प्रचार प्रसार से वो भी जुड़ी हुई है, तो बहुत ही अंदरूनी बहुत ही दूरगामी क्षेत्रों में हो सकता है, लेकिन आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं फिर भी मेरे को लग रहा है अवेयर हमारे शिक्षाविद बहुत देर से आपकी बात सुन रहे होंगे और बिल्कुल वो भी खो गए होंगे इस जानकारी को सुनते सुनते। स्वागत कर लेते बिना देर किए, हमारे साथ अभिषेक खरे जी जुड़ चुके हैं जो जाने माने शिक्षाविद हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे सीवी रमन साहब के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्ते सर। ओवर शिक्षाविद है, दर्शकों को बिल्कुल बिल्कुल बताना चाहेंगे। तो सर पहले भौतिक शास्त्री के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं, सीवी रमन साहब के बारे में, उनके व्यक्तित्व को लेके और उनकी थोड़ी सी जो खास बातें जो सिर्फ आप ही बता सकते हैं। जी देखिए, ऐसा है जब हम बात करते हैं भौतिक की देश में तो उस समय सबसे पहला नाम जो हमारे ध्यान में आता है वो आता है सीवी रमन, यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन जी का। भारत में भौतिकी साइंस, देखिए हम जो बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं अंग्रेजों के समय की। अंग्रेजों के समय में वैसे भी बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन थे किसी भी भारतीय को आगे बढ़ने में, और उसे नोबेल पुरस्कार मिल जाए साइंस जैसी फील्ड में, वो चमत्कार कर दे, कोई ऐसी खोज कर दे जिसमें पूरी दुनिया में भारत का नाम हो, तो ऐसी तो बहुत ही मतलब एक तो घटना ही होना आसान नहीं है, और ऊपर से उस अंग्रेज के दौर में ये होना तो और भी मुश्किल था। और इसी चीज को संभव बनाया सीवी रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट, जो देश के न सिर्फ भारत के बल्कि एशिया के भी पहले भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। अगर हम थोड़ा सा इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनके जन्म के बारे में देख लें तो देखिए, जो चंद्रशेखर वेंकट रमन है यानी सीवी रमन है, इनका जन्म हुआ था 7 नवंबर यानी आज ही के दिन 7 नवंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर, और बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत ही इनका तेज दिमाग था, विशेष तौर पर गणित और साइंस में इनकी महारता है। सो इन्होंने अपनी जो
जैसा कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं, इन्होंने बचपन से ही अपनी कुशाग्र का परिचय दिया। बहुत कम 12 वर्ष की आयु में तो इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। तत्पश्चात क्या हुआ कि इनका ये विशाखापट्टनम में थे जिस समय इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। इनके जो पिताजी थे चंद्रशेखर अय्यर, वो वहाँ भौतिक के प्रोफेसर थे, तो इन्होंने जल्दी से सब पास कर लिया। और इसके बाद फिर इन्होंने प्लान किया कि इनका चूंकि बहुत बढ़िया विशिष्टता है भौतिक में बहुत, तो ये इंग्लैंड जाना चाहते थे आगे के अध्ययन के। लेकिन क्या है, इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, तो जिसकी वजह से ये इंग्लैंड नहीं जा पाए। और इन्होंने फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज जो चेन्नई का उस समय देश के सबसे महत्वपूर्ण बड़े और अच्छे कॉलेजों में से एक था, वहां पर प्रवेश लिया अपने उच्च अध्ययन के लिए और वहां पर पढ़ाई करी। शानदार ढंग से इन्होंने पढ़ा, गणित और भौतिकी में बहुत विशिष्टता रखी और उसी के चलते इनको वहां गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ। बिल्कुल। अब परेशानी ये आई कि चूंकि इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, ये विदेश में रिसर्च करने नहीं जा सकते थे, तो इन्होंने सोचा अब क्या करें। तो उस समय की परंपरा के हिसाब से उन्होंने कहा चलो जॉब ही कर लेते हैं कुछ अच्छा सा। सो इन्होंने इंडियन फाइनेंशियल सर्विस में जॉब स्टार्ट कर लिया और इसमें ये असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल बन गए। और ये जाके फिर 1907 के आसपास इन्होंने कलकत्ता में ज्वाइनिंग कर ली। अब वहां पे ये इंडियन जो फाइनेंशियल सर्विस है उसमें जॉब करने लगे। लेकिन देखिए होता क्या है कि जब आदमी का इंटरेस्ट किसी दूसरे फील्ड में होता है तो वो हमेशा कोशिश करता है उसे ढूंढने की, उसके बारे में पता करने की। तो इनको भी एक बार ये काम से जा रहे थे तो उनको एक बोर्ड लिखा हुआ दिखाई दिया जिसमें लिखा हुआ था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। तो इनको लगा अरे साइंस से जुड़ी हुई संस्था, तो ये होकर के सीधे वहां पहुंच गए। और उनसे कहा कि भाई मेरा इंटरेस्ट है भौतिक में, तो क्या मैं यहाँ रिसर्च कर सकता हूँ, क्या मैं कार्य कर सकता हूँ। तो उन्होंने भी इनको अनुमति दी और इन्होंने अपने भौतिक से संबंधित थोड़े बिल्कुल सर शुरू कर लिए। इतना बड़ा व्यक्तित्व है जिनके बारे मतलब चर्चा की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि समय कम पड़ जाएगा। जी तो सीधा अगर समय मैं सीधा पॉइंट पर जाता हूँ कि इनको फिर ये रिसर्च इन्होंने कलकत्ता में, फिर रंगून में, नागपुर में किया। इसके पश्चात ये इंग्लैंड गए और वहाँ इन्होंने सारे अपने भौतिक के जो रिसर्च थे वो पब्लिश भी करवाए और उसके पश्चात पीएचडी की इन्होंने। और 1928 में इन्होंने 28 फरवरी 1928 में अपने रमन प्रभाव की खोज की, जिसकी वजह से इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला और बिल्कुल सही सर 1929 में इनको सर की उपाधि। बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको यही धन्यवाद कर देती हूँ और आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी बता ही देते हैं कि 1954 में भारत रत्न से भी उनको सम्मानित किया गया था। बिल्कुल उपलब्धियाँ जो हैं वो आपको सर्वोच्च शिखर पर ले जाती है, गलत नहीं होगा अविनाश जी, क्योंकि कविता लिख दी, कुछ इस तरह की चीज़ें भी मैं पढ़ लेती हूँ जब आपकी वॉल पर, फेसबुक वॉल पर गई तो, और हफ्ते भर खुश हो जाता हूँ। क्या वाकई ऐसा होता है कि जब आप कुछ लिख देते तो उस लेखनी पर आप इतने उत्साहित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि दिन भी बन जाता है और कई बार हफ्ता भी बन जाता है? वो पंक्ति जो थी वो वीरेंद्र डंगवाल जी की है। वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है तो वो वीरेंद्र जी की कविता है वो। आपकी वॉल से ही उठाई थी। तो उसमें वही है, वो रचने का सुख ही है। तो कुछ ऐसा रचा जिसको सुख बाद में हफ्ते भर मिला था। हाँ बिल्कुल। तो मैं चाहूंगी कि आप उसे सुना ही दीजिए। मतलब एक बात है इसमें, कोई ऐसी कविता जैसी नहीं भी हो पाई है, लेकिन एक ये महसूस हुआ जी। और इसको लिखकर सच में लगा कि ऐसा सच में हम सब महसूस करते हैं। हाँ। इसका शीर्षक है छाया, शैडो। जी। कितनी प्रेम पूर्ण है यह सृष्टि, है कितनी आकर्षक, इसमें है कितना शोषण, कितना दर्द, हमारे प्रेम हमारे आकर्षण पर छाया हुआ। बहुत सुंदर। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पूरी सृष्टि है इसमें कितना प्रेम है, लेकिन इसमें ही कितना आदमी को एक्सप्लॉइट किया जाता है, कितना पेन है, और वो हमारे हर आकर्षण पे वो छाया हुआ है। उसको जैसे भी, अब जैसे इतनी बड़ी संसार में घटनाएं हो रही हैं, युद्ध है, और तो वो हमारी भूख के बीच में भी आ रहा है, हमारे प्रेम करने के बीच में भी आ रहा है। हम अपनी खुशियों को साझा करते हुए भी डरते हैं, क्योंकि संसार में इतना अन्याय है, इतना रक्तपात है। तो इसका एक मैंने बयान लिखने की कोशिश की थी। तो इसको लिखकर ये तो खुशी नहीं मिली कि मैंने कुछ लिखा है, ये था कि मैं थोड़ा हील कर पाया अपने को, बस ये था।
एक और हमारी चिकित्सक, क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है चिकित्सकों का दिन है बहुत अच्छा है। अविनाश जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपकी खूबसूरत कविता वो सुन रही थी। डॉक्टर कामिनी सोनी हमारे साथ हैं इस वक्त और हम उनसे चर्चा कर लेते हैं। कामिनी जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं पंचकर्म विभाग खुशीलाल हॉस्पिटल में। ठंड की शुरुआत हो गई है और जैसे एलर्जी की अभी बात चल ही रही थी रामलानी मैम से, तो वाकई ठंड की शुरुआत में भी कुछ लोगों को परेशानियां शुरू हो जाती हैं। किस तरह की परेशानियां होती हैं वो मैं पूछ ही लेती हूँ कामनी जी से। बहुत बहुत स्वागत है मैम। जी डॉक्टर कामनी सोनी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। अगर मैम, चलिए मैं वापस आ जाती हूँ मालती मैम, जब तक हम कामनी मैम हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगी। क्या कहना चाहें? तो ये जी लीजिए मैम। जाग गए हम सब मैम जी आपको मेरा सवाल पहुंचा था जी मैम। जी, क्या कहना चाहेंगे आप ठंड की शुरुआत और सावधानियां? जी बिल्कुल। देखिए, आयुर्वेद में हम बात करेंगे तो पंचकर्म जो एक आयुर्वेद की बहुत महत्वपूर्ण विधा है, इसको हम बायो प्यूरिफिकेशन कहते हैं, पूरे शरीर का शोधन करना। तो इसमें जितने शरीर में गंदगी इकट्ठा हो जाती है, जैसे ठंड की शुरू होती है तो ब्रोंकियल अस्थमा वाले पेशेंट बहुत परेशान होते हैं, तो उनको हम कफ को पूरा निकाल देते हैं, जिससे उनकी तकलीफ होती है उसमें काफी आराम हो जाता है। और हम कुछ जैसे किसी लोग को, कई लोगों की पित्त बढ़ जाता है तो उसमें हम दवाइयों के द्वारा दस्त करवा देते हैं, जिससे पेशेंट को, रोगियों को काफी आराम होता है। तो ये पंचकर्म की विधा और आयुर्वेद के द्वारा जब ठंड शुरू होती है तो बहुत ज्यादा रोगियों को, सोरियासिस के पेशेंट जिनको स्किन डिसीज होती है, विंटर शुरू होती है, उनको तकलीफ ज्यादा हो जाती है। मैम ऑर्थराइटिस के अगर मरीजों के बारे में बात करें तो? हाँ जी मैम, के बारे में बच्चों से शुरू करके महिलाएं और वृद्ध, अभी बच्चे हमारी प्रायोरिटी होते हैं, तो बच्चों के छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें बड़ा ठंडियों में सर्दी जुकाम बहुत बना रहता है जी, है ना। तो उनमें हम सब थोड़ा सा टिप्स है, जिसमें सरसों के तेल में थोड़ा गरम कर, गुनगुना करके उसमें नमक, सेंधा नमक डाल के मालिश करने से उनको बहुत आराम, छाती में आगे और पीछे मालिश करने से उनकी जो कफ बहुत बना हुआ है उसमें उनको बहुत आराम मिल जाता है। और अपन सिर्फ हल्दी पानी की स्टीम देंगे, या मुलेठी भी डाल के पानी में उसकी स्टीम देंगे, तो उससे भी जितना कफ अंदर बन रहा है और सांस लेने में बच्चों को तकलीफ हो रही है, वो उसमें भी बच्चों को बहुत आराम मिलता है। और नमक पानी और हल्दी डाल के उसमें उसके गरारे करने से भी बच्चों को वायरल फीवर में बहुत आराम मिलता है। तो ये बच्चों के वायरल फीवर में बहुत आराम, छोटे छोटे टिप्स है, मुलेठी का, सीतोपलादी है, काली मिर्च है, इनको शहद के साथ मिला के छिटा देने से। हल्दी वाला दूध तो हम जानते हैं, बचपन से हमारे माता पिता ने हमको भी पिलाया है हल्दी वाला दूध उबाल के, तो ये कफ के लिए, जो कफ की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ठंडियों में, तो उसमें बहुत आराम मिलता है। और ठंडियों में जो महिलाएं हमारी ठंडियों में किचन में काम करती हैं सुबह से लेकर शाम तक, उनके हाथ पैर एकदम ठंडे हो जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि हाथ पैर एकदम नीले पड़ जाते हैं ठंडी की वजह से। तो वो बहुत तकलीफ देती है कि पैर एकदम सुन्न हो जाते हैं और ठंडे के कारण नीले, जैसे जो अपने हमारे जो इंडियन सोल्जर्स हैं जो फौज में काम करते हैं, जो वहाँ बर्फ पे काम करते हैं, तो उनके हाथ पैर एकदम इतने फ्रोजन हो जाते हैं, कई बार तो बर्फ में दब जाने करके वो अंगों का काटना भी पड़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बहुत बहुत शुक्रिया। समय संक्षिप्त, लेकिन फिर भी आपने जो मुलेठी वाले पानी वाली बात कही वो मैंने भी नोट कर लिया है, उसका तो मुझे लगता है शुरुआत हुई तो ये पीना शुरू कर देना चाहिए। और मैम वृद्धों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जोड़ों में दर्द जो होती है, मालिश और सिकाई करने से उनको बहुत आराम मिलेगा। जोड़ों में जैसे ठंडी शुरू होते ही मालिश और सिकाई करें, और ठंड की शुरू होती ही इम्यूनिटी पे काम करें, जैसे कि हम खाने पीने से रिलेटेड चीजें, हमारे जो ड्राई फ्रूट के लड्डू हैं, ठंड तो होती है, इतनी अच्छा भोजन आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए। मालती मैम, धन्यवाद। मैं ना जब ये सब बातें सुन रही थी और बहुत देर से दिमाग में ये सवाल भी चल रहा था, हमने महिलाओं की चर्चा कर रहे थे, कैंसर तो युवाओं में भी, जैसे हार्ट अटैक अब आजकल कोई उम्र नहीं रहेगी, मतलब हार्ट अटैक कभी भी आ जाता। अब एक उम्र हुआ करती थी, ऐसा बोलते थे कि अब बुजुर्ग हो रहे हैं, तो ऐसे ही कैंसर का भी अब कोई समय सीमा नहीं रह गई, कोई उम्र सीमा नहीं रह गई है। कैंसर डजंट मतलब फॉलो एनी रूल्स, जैसे हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं। चाइल्डहुड कैंसर्स भी होते हैं, जैसे बच्चों में कैंसर्स हो जाते हैं कुछ ट्यूमर्स का, या उनको ब्लड कैंसर्स कॉमन हो जाते हैं। तो इस तरीके के कैंसर तो ज़िंदगी के हर स्टेज में रहता है। जैसे कभी कभी हम लोग 25 साल, 30 साल, 35 साल, उसमें भी हम लोग कैंसर्स देखते हैं। और सरप्राइजिंगली, मतलब बड़े आश्चर्य की बात है कि इवन मेरी सगी भांजी में 40 साल की उम्र में उसको लंग कैंसर हो गया। इट वॉज वेरी अनयूजुअल, पर चूँकि हमारे जो परिवेश में बहुत सारा पॉल्यूशन है,
हालांकि महिलाएं हमारे यहाँ धूम्रपान नहीं करती है, तो भी वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है, सारा पॉपुलेशन कि धुआं है, मिट्टी है, जैसे आपने बात करी, स्मोक है, बहुत सारे केमिकल्स हैं, खान पान की चीज़ों में जैसे हम सब्जियां लाते हैं, हम खाने पीने की चीज़ें जैसे बहुत सारी मिलावटें होती हैं, लेड चला जाता है, मर्क्यूरी चला जाता है। जैसे आजकल ये भी बहुत चर्चा हो रही थी कि जो अखबार है उसमें लिपटी हुई चीज़ें, जैसे हमने पकौड़े ले लिए, पोहे ले लिए अखबार में लपेट के, तो ये भी पाया गया है कि गर्म खाना जब अखबार पे गिरता है तो उस गर्मी से वो जो इंक होती है छपने वाली, अखबार के जो लेटर्स छपने वाली, उस इंक में भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, यदि आपके शरीर में जाते हैं, आपके पेट में जाते हैं, तो वो जानकारियों के कैंसर। बीच में क्या मैं एक कॉलर जो जुड़ गए उनका फोन ले लेती हूँ। डॉक्टर प्रदीप साहू हमारे साथ है भोपाल से, बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी, संक्षिप्त में सवाल रख लीजिएगा। हाँ भैया, मैडम मैं प्रदीप बोल रहा हूँ। जी मैं अविनाश जी से ये पूछना चाहता हूँ कि कहानी और उपन्यास में एग्जैक्ट फर्क क्या होता है, और उपन्यास लिखने की आवश्यकता क्यों होती है? बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद एक प्रदीप तो है जी। ना, एक मिनट और कैंसर से रिलेटेड एक प्रश्न है मेरा। हाँ बताइए। कैंसर से रिलेटेड ये है मैडम कि वो कौन से कैंसर है जिसमें सिंगल स्टेप थेरेपी से काम चल जाता है, और वो कौन से कैंसर है जिसमें मल्टी स्टेप थेरेपी की जरूरत होती है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। अविनाश जी पहले तो आप ही पर आ जाते हैं, ये मेरा भी सवाल था वैसे। अच्छा सवाल है, लेकिन इसका मैं बहुत समय भी कम है, मैं बहुत संक्षिप्त कर दूंगा। कहानी कम में कहने की कला है और उपन्यास विस्तार में कहने की कला है। ओके, तो उपन्यास लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी एक सवाल था। लिखने की जरूरत तो हमने आपके उस प्रश्न के उत्तर में अंदर ही बताया ही दे था कि आपका किताब के साथ रिश्ता एक लंबे समय तक रहे, कनेक्शन हो जाता है। कनेक्शन जुड़े, इसलिए उपन्यास बृहत्काय हो, पाठक के साथ आप देर तक इंगेज कर पाए। बहुत आनंददायक रहता था हमेशा। आई रिमेम्बर माय डेज रीडिंग के नॉवेल। ये अंत में रखने वाली थी वैसे मैं सवाल आपसे, लेकिन हम भी शुरू में जब उपन्यास पढ़ते थे तो बिल्कुल उससे कनेक्ट हो जाते थे। बिल्कुल मैम, प्रदीप जी के ही सवाल का जवाब ले लेती हूँ। पहला क्वेश्चन क्या था? वो सिंगल स्टेट थेरेपी, मल्टी स्टेट थेरेपी कौन सी बीमारियों में कारगर होगी, कौन से कैंसर में? जब भी हम कैंसर का डायग्नोसिस, इसमें सिंगल स्टेज या मल्टी स्टेज बिल्कुल नहीं होता है। जैसे कैंसर बिल्कुल अर्ली स्टेज में हमने पाया और उसका हमने एक सर्जिकल ट्रीटमेंट कर लिया, वो निकल गया, कैंसर बॉडी से अलग हो गया, तो फिर हो सकता है कि उसके बाद जो होने वाले टेस्ट में हमें कुछ भी ना मिले, कि उसका कोई स्प्रेड नहीं है, उसकी आगे कुछ और उसके लक्षण नहीं है कि उसके कुछ रह गया या कुछ, तो फिर उसमें कोई भी थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कैंसर एक बार डायग्नोसिस होने के बाद ये दिमाग में रखना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका रेगुलर चेकअप, फॉलोअप जिसे हम कहते हैं, कि बार बार 6 महीने के बाद, 12 महीने के बाद, जैसे उस कैंसर की हिस्ट्री ऐसी है कि वो फैल सकता है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स को पता रहती है, इसलिए आपको अपने डॉक्टर के साथ कनेक्टेड रह के उसका फॉलोअप में रहना ज़रूरी है। हालांकि हमारे शरीर से कैंसर निकल गया है, लेकिन फिर भी डॉक्टर कहेंगे 6 महीने के बाद आपका सोनोग्राफी करा लीजिए, आपका CT स्कैन या PET स्कैन करवा लीजिए, तो हमें यदि फिर से कुछ कैंसर उभर के बाहर आ रहा है तो हम फिर से उसका जल्दी से इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल। आखिरी में मैं ये भी बात कहना चाहूँगी प्रिया कि इवन टीके भी मिल रहे हैं आजकल, कैंसर के टीके भी अवेलेबल हैं, जैसे HPV टीका जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए उपलब्ध है, और गवर्नमेंट भी उसमें काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है। पहले ये टीका बहुत महंगा था, जैसे अब हमारी बालिकाएं हैं शादी के पहले, जैसे उनकी उम्र 11 साल से 14 साल के, यदि हम उनको 2 या 3 टीके लगते हैं जिसके HPV वैक्सीनेशन कहते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन जिसको कहते हैं, ये उपलब्ध है और अब सरकार भी उसको उपलब्धि करवा रही है, तो हमारी बालिकाओं को ये कैंसर जरूर से देना चाहिए। और जैसे हेपेटाइटिस बी कैंसर, हेपेटाइटिस बी का टीका है, हालांकि अब सभी जानते हैं कि हेपेटाइटिस बी का टीका हमें लगाना चाहिए, हालांकि उसका कोई कैंसर से वैसे कोई उसका रोल नहीं है, तो भी जो लीवर के कैंसर्स हैं उसमें उस टीके से बचाव हो सकता है, इसलिए हमारे टीकाकरण पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल मैम। अविनाश जी, कोई और खूबसूरत सी कविता? बिल्कुल हम आखिरी पड़ाव पर हैं और इस 1 मिनट में थोड़ा सा समय आपसे कविता के लिए लेती हूँ। इसका शीर्षक है लैंग्वेज, भाषा। हम लोग लगभग अब समाप्ति की ओर हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसी ही बात है कि हमें, आपने भी जो कॉल्स ली उसमें भी लोग ज़्यादा कहना चाहते थे, पर
समय नहीं था। हाँ। तो ये मैं इसमें कुछ ऐसी बात है। वह मुझ में बहुत नहीं आती, मैं उसमें थोड़ा आता हूँ। भाषा की बात हो रही है। जी। वह मुझ में बहुत नहीं आती, मैं उसमें थोड़ा आता हूँ। जहाँ चुप रहने की ज़रूरत हो वह रखती है चुप मुझे। जहाँ बोलने की ज़रूरत हो कहती है भय से ऊपर उठो। मैं उसकी इच्छा के हिस्से में हूँ, रचित अरचित। वाह क्या बात है। सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी संक्षिप्त में आप इतनी गहरी खूबसूरत कविता हमको सुनाते जा रहे थे। अब चलते चलते मुझे लगता है मैम मैं आपसे ही अनुरोध कर लेती हूँ। बिल्कुल, एक कि मैसेज देना एक चाहूँगी। मैसेज बिल्कुल बनता है। हाँ, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम उसकी रोकथाम करें। आप कैंसर से डरे ना। अक्सर लोग कैंसर का नाम सुन के लगता है कि अब हमारी अब सब कुछ ख़त्म है, अब हमारा कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल ना सोचिए। आजकल साइंस बहुत ही आगे बढ़ रहा है और बहुत सारे कैंसर्स का हम पूर्णतया इलाज कर सकते हैं। इसलिए कैंसर का डट के सामना करें। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा साइंस में बहुत सुविधाएं हैं, बहुत डायग्नोस्टिक्स हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। तो आप बिल्कुल भय ना करें और हमेशा अपनी बॉडी की बात सुने, अपनी बॉडी के बारे में सजग रहें और अपने आप को स्वास्थ्य का जो सबसे बड़ा हथियार है उससे चमकते रहें, दमकते रहें। मैं यही हैप्पी दिवाली टू ऑल। बिल्कुल, अब दिवाली का जिक्र हो ही गया और बीमारी में अपनों का जिक्र ज़रूर होता है क्योंकि शेयरिंग की बात होती है। तो पल पल से बनता है एहसास, एहसास से बनता है विश्वास, विश्वास से बनते हैं रिश्ते और रिश्तों से बनता है हर त्योहार खास। तो इसी खूबसूरत पंक्ति के साथ धन्यवाद करूंगी अविनाश मिश्र जी का, धन्यवाद करूंगी डॉक्टर मालती भोजवानी जी का। और आप भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मुझे यही दीजिए इजाज़त। नमस्कार।